लाइव की क्लास। तो बताइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं? कहां से पढ़ेंगे? 111, 111, 12, 13, 14 और अंतिम से 135 के बाद। 134 और 135 दो क्वेश्चन, इधर 134 135 और उधर 111 12 13 14। चलिए, तो आइए आज हम सभी लोग ना पहले 134 और 135 को ही कंप्लीट कर लेते हैं। 134 और 135 को ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। कब से क्लास बंद होगा सब बता देंगे रोशन सर, ठीक है? आइए अभी पहले पढ़िए, मैथ्स को अच्छे से समझने का प्रयास करें। ध्यान इधर उधर भटकाएंगे फिर आप ही कहेंगे सर समझ में नहीं आया। पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे पढ़ाई पर। और आइए आज हम सभी लोग 134 से शुरुआत करते हैं। अगला चैप्टर एज का शेड्यूल लगा के रखिएगा। एज का चलिए ध्यान से देखिएगा। ए अनुपात बी प्लस सी। ए अनुपात बी प्लस सी को क्या हम लोग ए बट्टा का बी प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ए अनुपात बी प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं ए बट्टे का बी प्लस का सी। फिर इन्होंने लिखा बराबर 1/3 है, 1/3 है। आगे लिखा इन्होंने सी अनुपात ए प्लस बी, सी अनुपात ए प्लस बी, सी अनुपात का ए प्लस बी, तो सी बट्टे का ए प्लस बी। और यह किसके बराबर दे रखा है? 5/7 के बराबर। आइए ध्यान से देखिएगा, हमको मान निकालना है बी अनुपात ए प्लस सी का मान। बी अनुपात ए प्लस सी का मान निकालना है। आप ध्यान से देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में अभी ए के बारे में कितना है? 1 है। बी प्लस सी का मान 3 है। सी का मान 5 है। ए प्लस बी का मान 7 है। इतना बात तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब आगे रही बात, आगे का कोई भी काम करने से पहले यहां पर हम लोग कांस्टेंट का रूल लगाएंगे, कांस्टेंट का, जो कि इसके पिछले क्वेश्चन अर्थात 132 में रूल लगाए थे, 131 में रूल लगाए थे कांस्टेंट वाला रूल, वही रूल इस क्वेश्चन में भी लगेगा। यहां पर हम लोग एक चीज देखेंगे, यहाँ ए बी और सी है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी और सी है, यानी यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है, ए बी सी है। तो इनका योगफल इक्वल होनी चाहिए। ए बी सी का योगफल यहाँ पर और यहाँ पर भी ए बी सी का योगफल इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह ए बी सी ही है। तो अगर दोनों जगह इक्वल होनी चाहिए तो हम चेक करते हैं क्या दोनों जगह इक्वल है इनका योगफल। यहाँ पर इनका योगफल 3 + 1 4 है और यहाँ पर इनका योगफल 7 और 5 कितना? 12। योगफल तो इक्वल नहीं है, जबकि इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि वही ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, वही ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है। तो दोनों जगह इनका इक्वल होना चाहिए। अब नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वल बनाएंगे। अब इक्वल बनाने के लिए तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 12 का एलसीएम होगा 12। ये तो खुद ही 12 है, तो इस 4 को 12 बनाना पड़ेगा। 4 को 12 बनाने के लिए हम लोग 3 से गुना कर देंगे। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे, तो इसको जैसे ही 3 से गुना किए तो यह 1 बन जाएगा, 3 से गुना होकर के 3, और यह 3 3 से गुना होकर के बन जाएगा 9। अब देखिए, फिर से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ए का मान कितना दिख रहा है? 3। ए का मान 3 है। बी प्लस सी का मान 9 है। सी का मान 5 है
और a प्लस बी का मान 7 है, a प्लस बी का मान 7 है। अब ध्यान से देखिएगा अच्छे से, अब हमको निकालना किसका मान है, निकालना है आपको बी अनुपात का a प्लस सी। तो आप देखेंगे a का मान हम लोग को मालूम है 3 है, a का मान मालूम है 3 है, a का मान मालूम है 3 है, a की जगह रख दिए। c का भी मान मालूम है 5 है, c का मान मालूम है 5 है, c के जगह हम लोग रख देंगे, c के जगह 5 रख दिए। अनुपात का b है। अब b का मान तो हम लोग को डायरेक्ट नहीं ना मालूम है, जिस प्रकार हम लोग a का डायरेक्ट मान 3 दिखा था और c का डायरेक्ट मान 5 दिखा था, इस प्रकार b का तो डायरेक्ट मान हम लोग को नहीं दिख रहा। तो b का मान हम लोगों को निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। आप a प्लस बी यहां से भी निकाल सकते हैं b का मान, आप b प्लस सी यहां से भी निकाल सकते हैं b का मान। तो पहले ना हम यहां से निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यह 7 किसका मान है, a प्लस बी का, यह 7 किसका मान है, a प्लस बी का, जिसमें से a का मान तो हमको मालूम है 3 है, a का मान 3 है, तो इस 7 में से 3 मान तो a का है, तो बाकी का मान किसका होगा, b का, और 7 में से 3 यह है तो 4 होगा b का मान। तो यहाँ से b का मान पता चल गया 4 है, रख देंगे। तो 4 अनुपात का 3 प्लस 5 8 है, 4 एकाई का 4 और 4 दूनी का कितना 8, 1 अनुपात का 2 हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ रहा है सर यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। यह 9 किसका मान है, b प्लस सी का, यह 9 किसका मान है, b प्लस सी का, जिसमें से c का मान 5 है, c का मान 5 है, c का मान 5 है, c का मान 5 है। अगर c का मान 5 हो गया तो 9 में से 5 c का मान है, तो 4 किसका मान हो जाएगा, b का। यहां से भी b का मान 4 आ जाए, किसी एक जगह से निकालना है। चलिए हाँ, इसी के जैसा आप लोगों को 135 भी है। बल्कि 135 में पैसा को भी बांटना है। अरे पंखा का हवा किधरों से लगता न है। थोड़ा हाइट बढ़ाइए ना, हाइट बढ़ेगा ना, फुल है हाइट। ना एसी ना चलाइए, तबीयत खराब हो जाएगा फिर। चलते हैं 135 नंबर। क्या इस क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत, कहीं पर कोई आइए एक बार और रिकॉल करा देते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा जल्दी में। देखिए ए अनुपात बी प्लस सी दे रखा था 1:3, तो ए अनुपात बी प्लस सी को क्या लिख सकते, ए बट्टे का बी प्लस सी बराबर 1/3। फिर लिखा था सी अनुपात ए प्लस बी, सी अनुपात ए प्लस बी, तो सी अनुपात ए प्लस बी को क्या लिखेंगे, सी बट्टे ए प्लस बी 5/7। लॉजिक हम लोग यह लगाएं कि ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, तो इनका योगफल इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनका योगफल 1 और 3 4 है, यहाँ पर इनका योगफल 5 और 7 12 है। तो इनका योगफल इक्वल नहीं है, तो इनको इक्वल बनाएंगे, और इक्वल बनाने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 12 का एलसीएम होगा 12। 12 को तो 12 कुछ करना नहीं है, बस इस 4 को 3 से गुना कर देंगे तो 12 बन गया। 3 से जैसे ही गुना किए तो ये 1 को 3 से गुना होकर के 3 बन गया, ये 3 से गुना होकर के 9 बन गया। अब हम लोग को निकालना था b अनुपात a प्लस सी का। a का मान डायरेक्ट दिख रहा है 3 है, a की जगह रख दिए 3,
सी का डायरेक्ट मान दिख रहा है 5 है, सी के जगह रख दिए 5। अब हमको बी का मान चाहिए, तो यहाँ पर a प्लस बी का मान 7 है, a प्लस बी का मान 7 है, जिसमें से a का मान मालूम है 3 है, तो इस 7 में से तो 3 मान a का है, तो बाकी का मान किसका होगा, b का रख दिए। आइए 135 नंबर के क्वेश्चनों को देखेंगे। 43,120 रुपया को पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का जो हिस्सा है, पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है। देखिए पी का हिस्सा, पी का जो हिस्सा है ना, पी का जो हिस्सा है वह क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है। पहले आप लोगों को यह बताएंगे P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का 4/7 है, इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन इसे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होंगे, तो आइए हम इस लाइन को बेसिक तरीकों से डील करके समझाते हैं। देखिए P का हिस्सा, हम मान लिए P को P रुपया मिल रहा था, P का जो हिस्सा है ना Q और R के कुल हिस्से, तो Q प्लस R का कुल हिस्सा, P का जो हिस्सा है वह Q और R के कुल, कुल का मतलब होता है प्लस, कुल हिस्से का कितना है 4/7 है। तो P का जो हिस्सेदारी है वह Q प्लस R का कितना है 4/7 है। अब आप देखेंगे ना Q प्लस R इधर है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, Q प्लस का R बराबर का हो जाएगा 4/7। यही चीज हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखे थे कि P का हिस्सा Q प्लस R के हिस्से का इतना, तो P का हिस्सा P किसका है, Q प्लस आर का, बट्टे का Q प्लस आर कितना है 4/7, डायरेक्ट लिख दीजिए 4/7। और ये आता कहां से है, ये हम आपको पूरा डिटेल कर दिए। इसी आधार पर हम लोग इस लाइन को लिखने का प्रयास करते हैं। Q का जो हिस्सा है ना P और R के कुल हिस्से, Q का जो हिस्सा है ना, Q का जो हिस्सा है ना वह P और R के कुल हिस्से का 2/5 है, तो यह किसके बराबर होगा 2/5 के। तो आप लोग एक बात बताएंगे, इसको लिखने में तो किसी को कोई दिक्कत, जब लिखने में कोई दिक्कत नहीं है तो वही लॉजिक हम लोग यहाँ भी लगाएंगे जो लॉजिक पिछले क्वेश्चन में लगाए थे। यहाँ भी देखेंगे P Q R है, यहाँ भी देखेंगे P Q R है, तो यहाँ भी P Q R, यहाँ भी P Q R है, तो दोनों जगह P Q R का योगफल इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर योगफल देखेंगे ना पी क्यू आर का, तो 5 + 2 7 है। यहाँ पर पी क्यू आर का योगफल देखेंगे तो 7 4 11 है। योगफल इक्वल नहीं है, दोनों जगह योगफल इक्वल नहीं है। योगफल इक्वल नहीं है तो हम लोग योगफल को इक्वल बनाएंगे, तो 11 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 77 होगा। 11 7 का एलसीएम 77 होगा, तो 7 को 77 बनाने के लिए 11 से गुना, और 11 को 77 बनाने के लिए 7 से गुना कर दिए। अब देखिए इसको जैसे ही 11 से गुना किए तब तो हो गया 11 दूनी का 22, 11 से जैसे ही गुना किए तो 11 पचे का 55 हो गया। अब देखिए 7 से जैसे ही गुना करेंगे 4 सत्ते का 28 हो गया, 7 से जैसे ही गुना करेंगे 7 सत्ते का 49 हो गया। हमने मान निकाल लिया। अब देखिए हम लोगों का जो क्वेश्चन है ना, आर का हिस्सेदारी निकालना, आर का हिस्सेदारी टोटल कितना रुपया था 43,120, टोटल 43,120 रुपया को पी क्यू आर में बांटना था, जिसमें से हमको आर का हिस्सेदारी चाहिए। इतना बात तो पता चल गया, टोटल 43,120 है, लेकिन टोटल है कितना 77, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, तो टोटल तो 77 है, लेकिन किसका मान निकालना, आर का। क्या आर का मान आपको दिख रहा है, नहीं, पी का मान दिख रहा है 28 है, क्यू का मान दिख रहा है 22 है, लेकिन आर का मान डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो आर का मान हम लोग निकाल लेंगे। आर का मान देखिए यहां से निकालते हैं, यह 55 किसका मान है, P प्लस आर का, 55 किसका मान है, P प्लस आर का। इस 55 में से P है 28, इस 55 में से P है 28, तो 55 में से 28 को घटा देंगे तो आएगा 27,
और यह 27 हो जाएगा आर का मान। तो आर का हिस्सेदारी भी पता चल गया 27 का है। तो आइए ना अब आसानी से निकाल देंगे। टोटल रुपया है 43,120, टोटल रुपया है 43,120, बांटना था तीनों के बीच, तो तीनों का योगफल कितना है 11 सत्ते 77, यहाँ भी 77 यहाँ भी 77, तो 77। लेकिन हमको चाहिए आर का हिस्सेदारी, आर का हिस्सेदारी, तो आर का हिस्सेदारी है कितना 27, 27। आइए अब इसको काटने का प्रयास करते हैं हम लोग। 77 है और यहाँ देखिए सबसे पहले, हाँ देखिए 11 सत्ते का 77, 11 से काटेंगे 11 तिया का 33, 10 पर 1, 11 नंबर 99, 99 का 2 पर 1, तो 11 एका 11 नहीं कटा हो 11, पहले 7 से काटना पड़ेगा, लेकिन 11 से कट रहा है तो 4 1 5 5 5, 11 से कट रहा है, कट लगता है कैलकुलेशन कहीं, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 10 पर 1, 11 नंबर 99, 2 पर 2, 11 दूनी 22, सीधे यहाँ कट रहा था। 7 से पुनः काट दीजिए, 7 पंचे 35 और 7 छक्के 42। अब 560 को 27 से गुना करेंगे। इकाई स्थान पर आप देखेंगे 6 सत्ते 42, इकाई स्थान पर देखेंगे 6 सत्ते 42, तो इकाई स्थान पर 2 होना चाहिए, दो दो विकल्प है हम लोग के पास, दो दो विकल्प है हम लोग के पास। उसके जानते ही यहाँ पर 9 का मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं, 27 है 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल 5 2 1 3, 3 5 8 1 9, और यह भी 9 है, गुना करिए सीधा सीधा। 560 गुने 27 बराबर कितना हो रहा है 15,120, 15,120। अब हम लोग को पीछे चलना है 111 वाला। सत्ताईस आया कहां से? अगर आप ध्यान से नहीं ना पढ़ेंगे, कोई कितबो अच्छा से पढ़ा देंगे आपको कैसे समझ में आएंगे बताइए। इतना अच्छा से आपको बताया था आर का हिस्सेदारी, यहाँ 27 नहीं है, बताइए आर का हिस्सेदारी 27 है। हमको लगता है आप लेट से ज्वाइन किए थे, ठीक है। जबकि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग निकाले थे यहाँ पर बी का हिस्सेदारी, जस्ट लाइक सेम प्रोसेस से यहाँ पर हम लोग आर का हिस्सेदारी निकाले हैं। थोड़ा बोल्ड लिखिए सर। नोट कर लिया आप लोग? चलते हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 बोले थे ना आप लोग, 111। आइए आप लोग को इसका अगला टॉपिक एज का पीडीएफ मिला है? नहीं मिला है? मिला है ना। आज हम लोग एज का शुरुआत करेंगे। नहीं है तो आप क्यों नहीं लिए, जब सबके पास है तो आपके पास भी होनी चाहिए। आइए फिलहाल इधर है कि नहीं है वो बात वाली बात, पहले इधर समझिए क्वेश्चनों को। हम आपके पास ना ऐसा 4 क्वेश्चन दिए हैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का, 111, 112, 113, 114, पूरे 4 क्वेश्चन है। और आप ध्यान से समझेंगे ना, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसमें एक लाइन है, सबसे पहले अनुक्रमानुपाती दिखेगा और कभी दिखेगा व्युत्क्रमानुपाती, और अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को ही ना, व्युत्क्रमानुपाती को ही ना कभी कभी लिख देगा विलोमानुपाती है, उल्टे के अनुसार विचरण करता है, ये सब व्युत्क्रमानुपाती का पर्यायवाची कह सकते हैं। और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, पर्यायवाची में कहेगा सीधा सीधा। यदि अनुक्रमानुपाती जब कभी भी आएगा तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है, जैसे कहेगा ए का वर्ग करने के लिए तो वर्ग, याद है पिछला क्वेश्चन, हीरा तोड़े थे दिल सब तोड़े थे, वहां पर भी अनुक्रमानुपाती आया था। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब वहां सीधा सीधा होता था, बोला जाता था
हीरे का कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो वजन का क्या किए थे हम लोग, सीधा वर्ग कर दिए थे। तो बस अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधा सीधा बोलेगा वर्ग करने के लिए वर्ग करेंगे, बोलेगा घन करने के लिए घन करेगा, जो बोलेगा वही कर देंगे। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा हो जाता है। तो पहले हम आपको व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझा देते हैं। जैसे ए का व्युत्क्रमानुपाती, ए का व्युत्क्रमानुपाती, ए का व्युत्क्रमानुपाती जो होता है ना, ए का व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a। फिर आपसे कोई यह बोले ना बी का व्युत्क्रमानुपाती कितना होगा, बताइए। बी का व्युत्क्रमानुपाती 1/b होगा। ए स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती कितना होगा, 1/a²। बी के पावर 5, बी के पावर 5 का व्युत्क्रमानुपाती कितना होगा, 1/b के पावर 5। ए के पावर n, ए के पावर n का व्युत्क्रमानुपाती कितना हो जाएगा, 1/a के पावर n। अब यहां से आपको एक चीज तो समझ में आ ही गया होगा, जिसका व्युत्क्रमानुपाती निकालना है ना उसको एक के बट्टे में रख दीजिए। एक का व्युत्क्रमानुपाती एक के बट्टे में, बी का व्युत्क्रमानुपाती एक के बट्टे में बी, ए स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती एक के बट्टे में ए स्क्वायर, बी के पावर 5 का व्युत्क्रमानुपाती एक के बट्टे में बी का पावर 5, ए के पावर n का व्युत्क्रमानुपाती एक के बट्टे में ए का पावर n। चलिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ गए, इसको जल्दी से नोट करिए तो कॉपी के कोना में कहीं पर, ये बताए थे। कोई बात नहीं, दोबारा जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लिखे हैं तो आप भी लिखना ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया, बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन हम इस बैच में ना आपको भारी भरकम क्वेश्चन तो कराते ही नहीं है, कि भारी भारी कम क्वेश्चन हम कराना प्रारंभ करें, बताइए। इसमें आप लोग को इतना शॉर्ट में बताया जा, मतलब कि इतना क्वेश्चन को लेंदी नहीं रखा जाता है, क्योंकि देखिए हर संभव मेरा प्रयास है, आप लोग का बिहार दरोगा बैच है ना, तो बिहार के एग्जाम, बिहार एसएससी होगा इंटर स्तरीय, बिहार एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल का आने वाला है, वहां तक आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन अब आप चाहेंगे यहीं से हम सीजीएल मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो दिक्कत है, क्योंकि हम उस स्तर के क्वेश्चन अभी आपको कराने का प्रयास नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट केवल बिहार दरोगा के डिपेंडेंट है। इसमें से बिहार दरोगा का डिपेंडेंट कितने स्टूडेंट हैं, बताइए। अब इसको हम उतने लेवल का कराने लगेंगे, इन लोगों तो उतना ही में हालत खराब रहता है। तो ये जिनका भी क्वेश्चन आया है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर आप हमारे फाउंडेशन से किए होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नाम का चीज नहीं होता। देखिए अब हमको आप लोग कहेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं, भारी भरकम क्वेश्चन डाल देंगे, लेकिन उसको करने में काफी ज्यादा समय लगता है। लेकिन आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे ना, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। रेलवे में दिक्कत होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए 80% तक हम आपके मटेरियल को डालते हैं, जैसे रेशियो है 80% मटेरियल तक डाले हैं, जो लास्ट का 20% मुश्किल मुश्किल होता है ना, वो नहीं डाला गया। लेकिन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हर एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। जैसे इसी कॉन्सेप्ट में काफी बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट घुमा घुमा करके देगा, तो उतने घुमा घुमा करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, बेफालतू का हम आपको काहे बर्डन दे। अगर आप लोग कहेंगे हमको बर्डन चाहिए तो हमको देने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए वो तो पता चलेगा 4 को क्वेश्चन लाएंगे ना, उसके बाद इतना ही में तो कभी कभी आप लोग कहने लगते सर। चलिए आइए इधर देखते हैं, देखिए ध्यान पर, हर यहां पर देखिए सबसे पहले अब हम लोग y जो है ना x के अनुक्रमानुपाती है, y जो है ना x के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीधा सीधा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है 111 के बाद 112 तक आप वेट करेंगे, ठीक है, समझने का। नहीं समझ पाए 111 कोई दिक्कत नहीं, 4 क्वेश्चन 112 भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
लेकिन पूरा समझने का प्रयास करेंगे 111 में। देखिए y क्या x के अनुक्रमानुपाती है, तो ये y जो है ना x का अनुक्रमानुपाती है, y जो है x का अनुक्रमानुपाती है। अगर अनुक्रमानुपाती रहे चाहे व्युत्क्रमानुपाती रहे, ऐसा सिंबल डालना है। y x का अनुक्रमानुपाती है, ऐसा सिंबल डालना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में यहीं पर क्वेश्चन आ गया कि सर कभी कभी अगर हम उल्टा लिख दे तो, y इधर लिख दे x इधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर समान आएगा। ये x y के अनुक्रमानुपाती है, नहीं उतना ध्यान से देखा, कुछ लिख न दीजिए, x अनुक्रमानुपाती y का है या फिर y अनुक्रमानुपाती x का, आप कुछ लिख दीजिए, उत्तर समान आएगा। लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं तो हमको तो सही सही ना लिखना पड़ेगा, तो हम तो सही सही लिखेंगे। लेकिन आप अगर नहीं सोच पाते तो टेंशन नहीं लेना है, जिसको इधर घूमना है घुमा दीजिए, एक्स को इधर रखिए वाई को इधर रखिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये लाइन हम आपको पहले स्पष्ट कर दिए कि y x का अनुक्रमानुपाती था, y x का अनुक्रमानुपाती था, अनुक्रमानुपाती रहे चाहे व्युत्क्रमानुपाती रहे, ऐसा सिंबल आएगा। अब दूसरी बात, इस सिंबल को हटाने के लिए दो चीज करना पड़ेगा, इस सिंबल को हटाने के लिए दो चीज करना पड़ेगा, एक बराबर का और एक कांस्टेंट का, एक बराबर का और एक कांस्टेंट। देखिए बराबर, बराबर का मतलब तो बराबरी होगा, लेकिन कांस्टेंट आप ए से लेकर के जेड तक में कुछ भी मान सकते हैं, उसके अलावा भी आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट हम मान लेते हैं के इनटू का y। अब जरूरी नहीं कि के मानेंगे, आप ए से लेकर के जेड तक राम रहीम कुछ मानिएगा, सब चलेगा, आप स्वतंत्र है मानने के लिए। चलिए सबसे पहले सुनेंगे, ये सिंबल को हटाने के लिए दो काम, एक बराबर एक कांस्टेंट, यही आपका फॉर्मूला बन गया, यही आपका फॉर्मूला बन गया इस क्वेश्चन के लिए। और यह फॉर्मूला अगर बना तो पहली बार आपके प्रश्नों में x और y दोनों का मान दिया जाएगा, पहली बार आपके प्रश्नों में x और y दोनों का मान दिया जाएगा, तो हम लोग k का मान निकालेंगे। पहली बार x और y दोनों का मान देगा तो हम लोग k का मान निकालेंगे, और अगली बार x और y में से किसी एक का मान देगा तो दूसरे का मान पूछेगा। पहली बार x y दोनों का मान देगा, हम लोग k का मान निकालेंगे, दूसरी बार x और y में से किसी एक का मान देगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं, x बराबर 42 तो y बराबर 61। देखिए पहली बार जहां x बराबर 42 है तो y बराबर 61 है, x बराबर 42, x के जगह 42, के y का मान 61, y के जगह 61, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 42/61 बराबर कितना हो जाएगा k। तो k का मान हम लोग निकाल लिए 42/61। अब अगली बार देखिए ना, x का मान दिया होगा तो y का पूछेगा, y का मान दिया होगा तो x का मान पूछेगा। यहां देखिए x बराबर 54 होने पर y का मान ज्ञात करिए, और y का मान कैसा ज्ञात करना है, पूर्णांक मान। पूर्णांक मान मतलब दशमलव में आएगा ना तो उसके बढ़ा करके लिख लीजिए, नहीं हम लोग बचपन में नहीं पढ़े थे, 0.5 से ज्यादा आता है तो बढ़ा लेते हैं, 0.5 से कम आता है तो घटा लेते हैं, वही ऐसा ही मान यहाँ निकालना है। x बराबर 54, y का मान चाहिए, x बराबर 54 y का मान चाहिए, तो x बराबर 54 हम लोग का यही फॉर्मूला है, x बराबर 54, x के जगह हम लोग रख दिए 54 बराबर का के मान मालूम है 42/61 है, 42/61 है, इनटू का y है। अब देखेंगे 6 सत्ते 42 और 6 नमा का 54 हो जाएगा, तो 61 गुने 9, 61 गुने 9, 61 गुने 9 बराबर कितना हो जाएगा, 549/7 बराबर कितना हो जाएगा y। आइए काटते हैं, देखिए 7 8 56 तो नहीं होगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, शेषफल बचा 5, 5 पर 9 59, और 7 अट्ठे का 56, यानी 78 समथिंग में जाएगा। तो 78 के आसपास वाला तो कोई संख्या ही नहीं है, 78 मार दीजिए सीधा अप्रोक्स में जाएगा, लेकिन ये 78 के बाद भी कुछ आएगा डिसमल में, लेकिन हम लोग क्या लिख लेंगे, y का मान क्या 78 अप्रोक्स में। इसको नोट डाउन करेंगे,
वीडियो रुका है, रुका था। आप लोग के बिहार दरोगा में जितना पूछता है ना, उसका डबल ट्रिपल लेवल हम लोग लेकर के चलते हैं। वाई का मान 61 काहे नहीं लिखे? देखिए, अरे तू इतने दिन से क्या सुन रहे थे बताइए? पहली बार ये एक्स और वाई का मान है, तो इस एक्स और वाई का मान काम हो न चुका है, तो दूसरी बार काहे इसी वाई का मान यूज करेंगे? ये पहली बार एक्स और वाई का मान है और इसका काम हो चुका है के का मान निकालने के लिए। दूसरी बार एक्स का मान दिया है तो वाई का पूछेगा, या फिर वाई का मान दिया रहेगा तो एक्स का मान पूछेगा। कोई बात नहीं, हम आपको बोले थे 2 क्वेश्चन तक इंतजार करने के लिए। आप 112 को भी इंतजार करिए। नोट कर लिए? 54 से 42 कैसे काटे? 6 सत्ते 42, और 6 नम्मा 54, 61 नम्मा 549, आई 7 नीचे में। आइए 112 नंबर, सभी लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। 112 नंबर देखिए, x क्या है? y के वर्ग। तो आप ही बताइए, y के वर्ग को हम लोग y स्क्वायर नहीं लिखेंगे, y के वर्ग को लिखेंगे y स्क्वायर। और क्या? अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधा सीधा ये x जो है ना, y के वर्ग मतलब y स्क्वायर। तो आप y के वर्ग नहीं पढ़ेंगे, अब सीधा पढ़ेंगे y स्क्वायर। x y स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, एक्स वाई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। एक्स, ये एक्स जो है ना, वाई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। एक्स क्या है? वाई स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती है। अब बताइए, यह सिंबल हटाने के लिए 2 काम करना पड़ेगा, एक बराबर और एक कांस्टेंट। तो वाई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट मान लेते के इंटू का एक्स, और ये हम लोग का बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला पहली बार आपके प्रश्नों में एक्स और वाई दोनों का मान दिया जाएगा, एक्स और वाई दोनों का मान दिया जाएगा, तो हम लोग यहां से कांस्टेंट के का मान निकालेंगे। और दूसरी बार एक्स का मान देगा तो वाई का पूछेगा, वाई का मान देगा तो एक्स का मान पूछेगा। देखिए, पहली बार एक्स 12 है तो वाई 2 है, ये पहली बार हो गया। एक्स 12 है और वाई 2 है, तो एक्स 12 है और वाई 2 है। देखिए, y का मान 2 दिया है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, बराबर कांस्टेंट के इंटू एक्स। एक्स का मान यहां पर दिया गया है 12, तो 12 लिख लेंगे। अब देखिए, 4 एका एका 4 और 4 तिया का 12, तो 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? के। 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? के। तो के का मान हम लोग निकाल लिए, 1/3 हो गया। अब देखिए, पहली बार एक्स वाई दोनों का मान दिया, हम लोग के का मान निकाल लिए। अब दूसरी बार एक्स का मान देगा तो वाई का पूछेगा, वाई का मान देगा तो एक्स का पूछेगा। हमको एक्स का मान निकालना है और वाई बराबर 3 दे रखा है, एक्स का मान निकालना है, अब y का मान 3 दे रखा है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए, x का मान 3 दिया है, सॉरी x का मान ही निकालना है, y 3 दे रखा है। y अगर 3 दे रखा है, सीधे तो बोल रहे हैं हम, y 3 दे रखा है, y 3 दे रखा है, तो y का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, बराबर के का मान कितना है? 1/3 और इंटू एक्स, एक्स का तो मान निकालना है, तो 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। तो एक्स का मान कितना निकल गया? 27। अब बताइए, अब आप लोग को कहीं पर भी कोई दिक्कत लग रहा है इस क्वेश्चन को? चलिए नोट डाउन करिए तो। आज रीजनिंग का क्लास होगा, हाँ बिल्कुल होगा।
अरे पिछले क्लास में भी रीजनिंग का क्लास होता, लेकिन ये लोग क्या से क्या कर दिया था। आइए 113 नंबर की ओर। चले 113। आइए 113 नंबर। 113 नंबर के प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। P जो है ना Q के वर्ग के सीधा समानुपाती है। P Q के वर्ग, तो Q के वर्ग को हम लोग नहीं लिख सकते हैं Q स्क्वायर। Q के वर्ग का मतलब Q स्क्वायर। तो अब पढ़ेंगे क्या, P जो है ना Q स्क्वायर के सीधा समानुपाती। अच्छा, सीधा समानुपाती का मतलब वही अनुक्रमानुपाती। P जो है ना Q स्क्वायर के सीधा समानुपाती है। ये P जो है ना क्यू स्क्वायर के सीधा समानुपाती है। P जो है क्यू स्क्वायर का सीधा समानुपाती है। अब इस सिंबल को हटाने के लिए दो काम, एक बराबर और एक कांस्टेंट। तो क्यू स्क्वायर बराबर कांस्टेंट के इंटू का P हो जाएगा। यही हम लोग का बन गया फॉर्मूला। पहली बार P और Q दोनों का मान दिया जाएगा तो हम लोग K का मान निकालेंगे, और दूसरी बार P का मान देगा तो Q का पूछेगा, या फिर Q का मान देगा तो P का मान पूछेगा। देखिए पहली बार में P बराबर 1 है और Q बराबर 2 है। P बराबर 1 है और Q बराबर 2 है। Q बराबर 2 है, Q का मान 2 है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 बराबर K का मान K और P का मान दिया था 1, P का मान दिया है 1। अब देखिए, तो सीधा सीधा K गुने 1 बराबर K हो गया, तो K का डायरेक्ट मान पता चल गया 4 है। अब अगली बार क्या दिया है देखेंगे। Q बराबर 6 है तो P का मान निकालिए। Q बराबर 6 है तो P का मान निकालिए। Q बराबर 6 दिया है, Q बराबर 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बराबर K का मान दिया है 4 इंटू का P, और P का मान हम लोग को निकालना है। तो 4 नमक का 36, तो P का मान हो जाएगा 9। पुनः आप सभी लोग 114 बनाने का प्रयास करिए। अरे रेशियो का ये क्या कहता है, एज का शेड्यूल लगा लिए हैं, पीपीटी लगा है इसमें। आइए 113 के बाद 114 नंबर। आइए 114 नंबर। 114 नंबर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। x जो है ना y के वर्गमूल। अच्छा, वर्गमूल y के वर्गमूल का मतलब नहीं हो जाएगा रूट y, y के वर्गमूल का मतलब हो गया रूट y। चलिए, तो x रूट y के व्युत्क्रम के अनुसार विचित करता है। x जो है ना रूट y के व्युत्क्रम है, इस बार व्युत्क्रम है उल्टा लिखना पड़ेगा। x जो है ना रूट y के व्युत्क्रम है। ये x जो है ना x व्युत्क्रम है। x जो है ना रूट y के व्युत्क्रम के अनुसार विकसित करता है। अच्छा एक बात बताइएगा, आप अगर x और रूट y को इधर उधर कर देंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, उत्तर सेम आएगा। तो देखिए x जो था रूट y के व्युत्क्रम के, तो रूट y के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कौन था x, तो x का व्युत्क्रम 1/x। चलिए, अब इस सिंबल को हटाने के लिए दो काम करना पड़ेगा, एक बराबर और एक कांस्टेंट। अब सुनेंगे ध्यान से, यही हम लोग का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। देखिए y बराबर 81 और x बराबर 9, y बराबर 81 और x बराबर 9 है। y बराबर 81 है, तो बताइए ना रूट y 81, 81 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर कांस्टेंट k है इंटू का 1/x। x का मान कितना दे रखा है 9 है, x का मान 9 है, तो 9 गुने 9 कितना हो जाएगा 81, यानी k का मान हो गया 81, k का मान हो गया 81। यहाँ पर 9 कैसे आया, तो y बराबर 81 दिया था, y बराबर 81 है,
तो y बराबर 81, 81 का वर्गमूल निकाल लिए तो 9 हो गया। अब देखेंगे दूसरी बार, देखिएगा दूसरी बार हम लोगों को ना x का मान क्या होगा जबकि y बराबर 9। x का मान हम लोग को निकालना है, y बराबर 9 दिया है। x बराबर निकालना है, y बराबर 9 दिया है। तो y बराबर 9 है तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 बराबर कांस्टेंट k का मान तो 81 है, इनटू का 1/x। अब देखिएगा ध्यान पूर्वक, 3 से 81 कटेगा 27 बार में, ये x इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 27। x का मान कितना हो जाएगा 27। नाइन्टी फाइव में क्या है सीट पकड़ाइए तो थोड़ा सा। बताइए इसको 95 में दिक्कत है, मतलब 96 में नहीं दिक्कत है। 95 और 96 तो एक ही जैसे है। 95 और 96 तो एक ही जैसे है। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, हम लोग का रेशियो वाला चैप्टर क्या हुआ जानते हैं, खत्म हो गया। रेशियो वाला चैप्टर खत्म हो चुके, 1 से लेकर के 135 तक एक भी क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पर नहीं दिया गया था। सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको खुद करवाए थे क्लासरूम में। तो 1 से लेकर के 135 तक का रेशियो का चैप्टर पूरी तरीकों से खत्म हो गया। अगर आप रेशियो में 1 से 135 तक के क्वेश्चनों का पूरे अच्छे तरीकों से रिवीजन किए होंगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपके बिहार के एग्जाम में, रेलवे सबके एग्जामों में अधिकतर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन, हाँ एक बिहार दरोगा वाला बताए थे ना, 140 नंबर पेज का 49 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 90 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे हो आप लोग। उसका जानते हैं एक क्वेश्चन आप लोग को ना एज से भी पूछा गया था, एज से भी पूछा गया था। तो आइए अगला चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग एज से। 1275 मेंस में अगला चैप्टर हम लोग एज का शुरुआत करते हैं। एज से भी एक प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए ऑनलाइन वाले, अब आपको ना थोड़ा देर के लिए यह वीडियो कट होता है और बस तुरंत 1 से 2 मिनट के अंतराल पर नया नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर जाएगा, तो आप सभी लोग पुनः जुड़ जाएंगे एज के क्लास में। तो बस 2 मिनट में वीडियो कट होगा, पुनः अलग से नोटिफिकेशन जाएगा एज क्लास लाइव का, आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, पुनः मुलाकात करते हैं। चलिए काटिए और लाइव करिए।